हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो कम्प्लीटली देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इज दैट क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, जितना आता है 10th वाला ये हमारे लिए बेनिफिट देगा। अदरवाइज जितना भी मैं बताऊंगा उन सभी चीज़ों को नोट्स बनाते हुए कंप्लीटली लिखें और समझें। जहां समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर लिखें, वो सारे टॉपिक को हम लोग आराम से इजी गोइंग तरीके से कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लोग एंगल से स्टार्ट करेंगे और वहां से लेते हुए हम एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज़ है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, इतना ही कंप्लीट करेंगे जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एंगल। पहला क्वेश्चन, एंगल क्या होता है, बनता कैसे है, कैसे हम इन एंगल्स को चूज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों पे फोकस करना है। देखिए ध्यान से, इसको समझने से पहले आपको पता होगा ग्राफ थ्योरी के अंदर या ग्राफ आपने पढ़ा था तो इसे एक्स एक्सेस बोलते थे, इसे वाई एक्सेस बोलते थे। यहाँ पर एक पॉइंट होता था जिसे ओरिजिन बोलते थे। अब देखो यहाँ पे ये जो ओरिजिन होता था तो कोई भी पॉइंट ऐसे डिनोट करते थे, ऐसे ऐसे करके। मैं आपसे बोलता था एक काम कीजिए 2,3 को डिनोट कीजिए, तो आप क्या करते थे, यहाँ ओरिजिन से 2 पहले जाते थे। ये x वाली वैल्यू थी तो 2 जाते थे, तो ये 2 जाना इधर से, तो कहाँ से जाना, रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता था, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको जो भी डिस्टेंस लेनी होती थी वो ऐसे लेते थे। वैसे ही एक रेफरेंस पॉइंट या एक रेफरेंस लाइन जो है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो ये हमने ब्राउन कलर में बना रखी है, इसको मैंने नाम दिया है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, ठीक है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी एंगल आपको मेजर करना होगा, इवन 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 40 डिग्री, इवन 360 डिग्री, जो भी आपको एंगल मेजर करना है वो एंगल आप इसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। अभी तक हमने एंगल की बात नहीं करी, अभी हमने बात करी है कि इफ़ वी हैव टू मेजर द एंगल्स तो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें मेजर करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड लाइन, यहां पर ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है एरो, इस ब्लैक कलर वाली एरो को हमने नाम दिया है रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन। अब ये क्या होती हैं, देखो यही लाइन जो होगी इसी को पकड़कर हम ऐसे 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 किसी भी पॉइंट पर घुमाएंगे। डन। अब जैसे फिलहाल के लिए ये ब्लैक वाली लाइन जो है, जिसको मैंने यहां से पकड़ा, ऐसे मैंने घुमाना स्टार्ट किया और इसको रिवॉल्व करवा के मैं अभी यहां तक लेके आ चुका हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज लिया। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने रिवोल्यूशन करवाया है इसको ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में ब्लैक वाले को रिवॉल्व करवाया है। और मान लीजिए कि ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो आपकी यहां तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये वाली जो रिवॉल्विंग लाइन थी, ये लाइन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करवाते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व करवा सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हमने अभी तक जब बचपन से एंगल पढ़ना शुरू किया था वहाँ से लेकर अभी तक मैं हमेशा एंटी क्लॉक ही रिवॉल्व करवाया था। पर ये कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। पर हम अभी बोल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करवाने पर ये जितना भी रिवॉल्व करेगा तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जितना भी रिवोल्यूशन होगा और यहाँ पर जो ये वैल्यू बनेगी यही आपका एंगल होता है। अब देखो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे बोलते हैं। कंसिडर अ लाइन रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको एक लाइन कंसिडर करनी है जिसको अपन रिवॉल्विंग लाइन बोलते हैं और उसे आपको रिवॉल्व करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन एंगल इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। जो आपका एंगल होगा वो हो जाएगा आपका पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। जो रिवोल्यूशन है उसका एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। दैट लाइन मैक्स विथ इट्स इनिशियल पोजिशन। यानी कि ये जो आपका यहाँ से देखो, यहाँ था, यहाँ से ये लाइन को मैंने घुमा के यहाँ तक कर दिया, तो यानी ये इतना रिवॉल्व कर गया। तो ये जो इतना पार्ट रिवॉल्व किया है किसके रेफरेंस में, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। जो इनिशियल पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में जब ये इतना रिवॉल्व कर चुका है, इसे हम बोलते हैं एंगल। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड पॉइंट, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन कैसे, ध्यान से सुनना। अभी जस्ट मैंने बोला
कि वी हैव टू टेक दिस वन एज एन एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। देन वाई वी हैव टेकन दिस एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, हमने एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन क्यों लिया, हमने क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इसलिए चूज करते हैं ताकि कन्वेंशनली हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को समझने में आसानी हो, बस इसलिए। देखो जितनी भी बुक्स होगी आपके पास, जितनी भी कंटेंट या जो भी चीज़ें होंगी, उन सभी में एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चूज़ करते हैं, तो हमें इसको समझने में और आपको समझाने में आसानी रहती है, इस वजह से हम चूज़ करते हैं। और फिर एट लास्ट हमने मान भी लिया कि हम इसको ऐसा ही घुमाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक बाइक जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, कितना, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक चलती है, ठीक है, एक बाइक है ए, और मैंने कहा एक कार है जो 180 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि भाई कि देखो ये डिजिट में देखो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। आपको सिर्फ मैंने बोला कि ये दोनों कार की स्पीड हैं, आप खुद सोचकर ही बता दोगे कि इन दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि जो बी वाली कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ठीक है 120 फास्ट है, 120 भी बहुत फास्ट है, बट 180 इससे ज़्यादा फास्ट है। मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो आप बोलोगे कि 60 किलोमीटर इन दोनों से तो स्लो ही चल रही है। मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, मुझे सिर्फ डेटा लिखना पड़ रहा है और आप आसानी से बता पा रहे हैं। इसी वजह से आपको सिर्फ बनाना पड़ता है और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और बुक्स में मेंशन होती है, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें चल पाती हैं कि हाँ साइन को कन्वेंशनली कैसे लिया जाए। आ गया समझ में। ये जो डायरेक्शन होती हैं ये ऐसे जो चलते हैं इसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहां मैं लिख देता हूं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये जो लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियस है अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, उससे अगर आप पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस तरफ वाली डायरेक्शन को इन केस में पॉजिटिव लेता हूँ। जैसे अपन ने एक्स और वाई वाले में देखा था ना, ये देखो ग्राफ में, इधर वाले को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो अपोजिट डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यही चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस करते हैं एंगल का, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री लिखा और मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो ये एंगल आपका लिखा जाएगा प्लस में 45। डन और नोट। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि जो पॉजिटिव साइन होगा, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए कि जो पॉजिटिव साइन होगा उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज एंगल सेंस होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा। तो आप उसे हमेशा पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे या पॉजिटिव साइन लेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा आ जाएगा तो हम उसको लेंगे थीटा जो होगा आपका विल बी -30 डिग्री, नेगेटिव साइन में लेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो हम नेगेटिव साइन के लिए बोलेंगे, नेगेटिव साइन में जब भी आपको जाना होगा तो आप उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस, या आप उसे एंगल भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंगल, या यहाँ पर भी अपन एंगल लिख देते हैं। तो या आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 दैट इज आर्क लेंथ, पॉइंट नंबर 3 दैट इज आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल। अब देखो इसे समझते हैं हम। सबसे पहले आर्क लेंथ जो होती है आपकी, उस आर्क लेंथ को अपन लिखेंगे स्मॉल l, और ये जो आर्क एंगल है इसे अपन बोलेंगे दैट इज थीटा। डन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द L एंड थीटा। हमें L और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है। डन और नोट। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। ये देखो एक रिवॉल्विंग लाइन जो होगी, जब आप इसका एक ओरिजिन पॉइंट लेंगे और यहाँ से इसको रिवॉल्व करवाना शुरू कर देंगे, तो ये जब रिवॉल्व होके कंप्लीट इस जगह पे आएगी तो यहाँ पर आपका एक सर्कल बन जाएगा कंप्लीटली। डन और नोट। अब इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर आप चूज करते हैं, ये वाला पार्ट अगर आपने चूज किया, तो इस पार्ट को आप क्या बोलते थे, आर्क बोलते थे। कुछ याद आ रहा है? तो ये रहेगा आपका आर्क। अब हमें बात करनी है आर्क लेंथ क्या होती है। सिंपल, अगर आपका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, जो कि ये ब्लैक में आपको दिखा रखा है, और मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की इस रिवॉल्विंग लाइन की जो लेंथ है वो r है, विच मीन्स दिस इज द रेडियस। तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख लेता हूँ
ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब आप रिवॉल्व करवाते हैं कंप्लीटली ऐसे, और रिवॉल्व करवाने के बाद में मानो मैंने कहा कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ पार्ट कवर किया और ये पार्ट आपका हो जाएगा दैट इज थीटा एंगल पे, और जितना पार्ट यहाँ से यहाँ तक चलने में कवर किया, इसका मतलब इसने इतनी लेंथ को भी कवर किया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को भी इसने कवर किया है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब हमें रिलेशन बनाना है एल में, थीटा में, और एक आर और आ रखा है रेडियस के अंदर भी। समझ में आया? इस एल को ही हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। और ये आपका इनिशियल पॉइंट था ये, और ये आपका फाइनल पॉइंट था। तो किसी भी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाने में जितना पार्ट कवर होता है, तो ये जो आर्क बनता है उसे आर्क लेंथ बोलेंगे। ये आपकी रेडियस और ये आपका आर्क एंगल। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? सो थीटा इज इक्वल्स टू, यानी आर्क एंगल जो होता है वो आपका फॉर्मूला बनता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा आपका सिंपल रेडियस। इज दैट क्लियर? तो थीटा विल बी एल अपॉन आर हो जाएगा। आपका सबसे प्यारा फॉर्मूला बन चुका है ये वाला एल अपॉन आर, और इसी फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले आते हैं ये सभी फॉर्मूले आपके काम के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, एक भी कंटेंट को छोड़ना नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो थीटा जो एंगल है आपका, वो थीटा आपका रेडियन के अंदर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये रेडियन का क्या लफड़ा है। भाई हमने थीटा पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन, यही वैल्यू अपन ने 10th में पढ़ी है। सो ये थीटा फिर रेडियन में क्या है, ये रेडियन कौन सी क्वांटिटी आ चुकी है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इसको थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि रेडियन जो होती हैं ये ही आपकी एंगल की यूनिट होती हैं। जो आपने अभी एंगल ऊपर पढ़ा है ना बेटा, ये जैसे ये एंगल के बारे में पूरा पढ़ा, तो थीटा इज इक्वल्स टू मैंने कितना रिवॉल्व किया, आप बोलोगे 30 डिग्री। एक्चुअल में डिग्री में नहीं मेजरमेंट होता है इनका, हम लिखते ज़रूर हैं, हम एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग इसके कन्वेंशन है, उसमें हम लोग इसको ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डिग्री ही मेजरमेंट हो ज़रूरी नहीं है। आपका जो सबसे कन्वेंशनली मेजरमेंट होता है बेटा वो होता है आपका रेडियन। तो ये जो थीटा है वो रेडियन में, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, रेडियन में होना चाहिए। इट शुड बी इन रेडियन। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? और रेडियन क्या है? रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट है। अभी हम समझेंगे कि ये 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आ गया रेडियन क्या है? आपकी यूनिट ऑफ एंगल। अब देखो थोड़ा सा आप याद करो, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में आ रहा हो तो 10th क्लास में आपने पढ़ते थे कि भाई जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप लिखते थे पाई अपॉन 6। कुछ याद आया? पाई अपॉन 6। 180 डिग्री को आप लिखते थे क्या? पाई लिखते थे। 90 डिग्री को आप लिखते थे पाई बाई 2, ऐसा कुछ लिखते थे। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई ना, ये पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 2, इन्हीं को अपन रेडियन वैल्यूज बोलते थे। क्या बोलते थे? रेडियन। और ये वैल्यूज होती थी डिग्री वैल्यूज, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ये डिग्री वैल्यूज होती थी। एंड पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4 एंड सो ऑन आपकी रेडियन वैल्यूज हुआ करती थी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी यूनिट ऑफ एंगल्स पे, कि यूनिट जो होती है एंगल की वो होती है आपकी ऐसा यूनिट दैट इज रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में RAD ऐसा लिखा जाता है। अब बात करते हैं ये रेडियन है क्या, ये जो रेडियन वाली चीज़ है वो क्या है। अब देखना ध्यान से, 1 रेडियन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 1 रेडियन क्या होता है? वही रेफरेंस लाइन ले लो आप, ठीक है, उसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में आपने यहाँ पर आपने लिया है एक रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन की लेंथ कितनी है बताओ? R को इनको रेडियस है, मैंने कहा जैसे 1 सेंटीमीटर ले लिया, मैंने कहा जैसे 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये जो कोई भी लेंथ आप ले रहे हैं इस रेडियस की, अब देखो ध्यान से, इस रेडियस को आप कहीं पर भी घुमाइए, ऐसे ऐसे करके कहीं पर भी घुमाइए तो ये रेडियस तो सेम रहेगी। अगर आपने कहा रेडियस जो है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी रेडियस अगर आएगी तो ये भी 5 रहेगी। ये रेडियस घूम के यहां आएगी तब भी 5, यहां आएगी तब भी 5, तो रेडियस तो चेंज नहीं होगी। अब देखो ये रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियन को, तो देखना ध्यान से, आपने क्या किया, एक यहां पर इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इस रिवॉल्विंग लाइन को लिया और इस रिवॉल्विंग लाइन को रिवॉल्व करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, तो यहां से लेकर इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पोजीशन तक जब आप जाते हैं, तो इसका मतलब जब आप रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये कोई ना कोई एंगल कवर करेगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल एक आर्क लेंथ भी बनाएगा। इज दैट क्लियर? एक छोटा सा पार्ट बनाएगा और ये आर्क लेंथ होगा।
तो अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो जाती हैं, ध्यान से सुनना, ये आर्क लेंथ अगर इस रेडियस की इक्वल हो जाती हैं, ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में ये बनने वाला जो एंगल होगा, यही एंगल आपका 1 रेडियन के इक्वल होगा। आ गया समझ में? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर विच हैज लेंथ इक्वल टू इट द रेडियस। मतलब कि यहां से लेकर इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाने पर ये जो आर्क लेंथ होती हैं, ये अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, और रेडियस के इक्वल होने में जितना एंगल कवर करे, इसी एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो आपको समझ में आ गया रेडियन क्या होता है? क्लियर और नॉट? और अब ये देखो, ध्यान से सुनना, ये पूरा घूम के ये जो आपका लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, रिवॉल्विंग लाइन, ये जब यहां से लेकर पूरी यहां से यहां तक घूमने में कितना रेडियन कवर करती है? 2 पाई रेडियन कवर करेगी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में। देखो ये 0 डिग्री था, यहां से लेकर जब ये यहां आएगा तो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहां आएगा तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। यहां आएगा तो कितना बनेगा? 270 डिग्री बनेगा। और यहां से यहां तक वापस आ जाएगा, जब पूरा घूम के इस जगह पे आ जाएगा तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसी 360 डिग्री के एंगल को अपन बोलते हैं, डिफाइन करते हैं 2 पाई रेडियन। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाएगा? यही चीज यहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर और नॉट? कन्वर्जन हम अभी देखने वाले हैं, यूनिट्स का कन्वर्जन अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे याद रखना है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। सो इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चले, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे अपन पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड है कंप्लीटली आपका आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के रिलेशन पे। अब देखो ध्यान से और इसे समझते हैं। पहले आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी है जब आपको रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी, तो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। R आपको दे रखा है दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू थीटा हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे आपने कर दिया 120, और अगर ये सेंटीमीटर, अब आपको सोचिए क्या रेडियस अगर आपकी 2 सेंटीमीटर हैं तो आपकी आर्क जो लेंथ है, जो कि ये सर्कल है, जबकि आपकी आर्क लेंथ इतनी सी हो सकती है, चाहे कितनी भी हो, ऐसे करके 120 सेंटीमीटर इसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो पॉसिबल है क्या? बोले नहीं। इसका मतलब क्या हमने कोई गलती करी यहाँ पे? बिल्कुल गलती करी है। और क्या करी है? हमने थीटा को रेडियन में नहीं चेंज किया और डायरेक्ट डिग्री में ले लिया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस थीटा इनटू रेडियन, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सो देयर विल बी पाई बाई 3, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बस सिंपल हो गया, L इज इक्वल्स टू कितना है, R कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना आया, पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो L बनेगा वो आपका बनेगा 2 पाई बाई 3 और सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियन में पाई की वैल्यू को 3.14 बोलते हैं। सो यू कैन पुट इट हियर 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाई द 2 एंड डिवाइड बाई द 3 विल बी योर आर्क लेंथ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था। इज दैट? अब अपन स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो ये रहा बड़ा अच्छा सा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ एंगल्स। हम क्या करते हैं? एंगल्स की जितनी भी यूनिट्स है उनका कन्वर्जन करते हैं। जैसे डिग्री को अपन कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद करें, अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रोसेस पूरा का पूरा अच्छे से देख ले। पर इन सभी चीज़ों को याद कर लेना, बस भूलना बिल्कुल मत। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है, ये भी जस्ट ऊपर की तरफ ही अपने लाइन पड़ी है। डन और नॉट? तो यहाँ पर मैंने बोला कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, तो बताइए 1 डिग्री कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 360, नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई बाई 360, 2 से ये 360 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 180, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बाई 180 डिग्री। अब सोचो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, तो मैंने कहा 2 डिग्री में कितना होगा बताओ? तो कुछ नहीं करना, पाई बाई 180 है, ये 2 डिग्री कैसे बना? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा पाई बाई 90 रेडियन हो जाएगा।
आ गया समझ में? अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, थीटा डिग्री का कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 180 तो है ही है, इनटू जितना भी डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है उस डिग्री को यहां मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन करते हैं अपन, मैंने कहा यहां पे देखो कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को, और किस में करना है, रेडियन में। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कोई हेडेक वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। 30 डिग्री को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल लिखूंगा पाई बाई 180 डिग्री तो है ही है, इनटू, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना बेटा, थीटा डिग्री, तो मैं सीधा ही थीटा को लिख देता हूँ, दैट इज़ 30 डिग्री। तो 30 से ये कट जाएगा, तो ये कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम, तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। आ गया समझ में? ये वाला आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला अगर अपन करते हैं 45 डिग्री, आप एक बार सेल्फ करें, खुद से करें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आंसर्स को मैच करें। आई होप आपने कर लिया होगा। तो पाई बाई 45 डिग्री को अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 करूंगा मैं यहाँ पे। अब जब मैं इसे कट करूंगा 45 को 180 से, तो ये कितने टाइम कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम कट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई बाई 180 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो उस डिग्री को, जितनी भी डिग्री आपको दे रखी है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, बिल्कुल आपके थीटा से। तो पाई बाई 180 डिग्री को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, ठीक है, रेडियन टू डिग्री 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, तो पाई इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो कट जाएगा ना, 360 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा तो 180 बचेगा, तो ये बचेगा 180। तो बताइए 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये पाई भी नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू, और यहाँ पर आपका रेडियन वाली जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री से तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगर अपन 180 बाई पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा आसान है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पर ये रहा आपका अच्छा सा क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा मैंने इसको सही कर दिया है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है आपका कि 5 पाई बाई 6 को आपको कन्वर्ट करना है कि डिग्री में कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी रेडियन वैल्यूज़ लिखी है उस रेडियन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 6। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री के अंदर, ये थीटा डिग्री बन जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से ये कटेगा कितने टाइम, 30 टाइम, तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 150 डिग्री विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझदार वाला पॉइंट है ये, तो थोड़ा फोकस करना, अपने आप ही समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो आपने एक 90 डिग्री का ऐसे करके एंगल बनाया और उसी पर आप एक आर्क भी ड्रॉ कर लीजिए। याद आ रहा हो तो इसे अपन सेक्टर बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है आपने, याद आया कुछ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने ये किया है कि आपका ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसके मैंने क्या कर दिया, ऐसे आर्क बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, अगला प्रोसेस देखो। अब देखो ये जो 90 डिग्री बनाया था इसके मैं 90 इक्वल पार्ट कर रहा हूं। देखो ये मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का बनाया और इसके मैं कर रहा हूं, इसके यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको याद रहेगा, इसके 90 इक्वल पार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया है और मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा सामने ताकि आप कभी भी भूले नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से और इनको बाद में आराम से अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। तो मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का यहाँ पर ये बनाया है और इसके अंदर मैंने इसके 90 इक्वल पार्ट कर दिए। तो बताइए एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, बिल्कुल सही, 1 पार्ट जो होगा आपका, 1 पार्ट जो होगा वो आपका 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। भाई 90 तक बनाया तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करके 90 इक्वल पार्ट बनेंगे, तो एक पार्ट आपका 1 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, कंप्लीट आया नहीं आया। तो देखो
90 इक्वल पार्ट करने के बाद में इसका कोई भी एक पार्ट लिया, ये वाला एक पार्ट मैंने लिया है, इस एक पार्ट को मैंने बोल दिया ये 1 डिग्री के इक्वलेंट है। यहां तक समझ में आ गया? सबसे पहले ये करना, इसके बाद इसका कोई भी एक पार्ट चूज किया जो 1 डिग्री के इक्वलेंट है। डन। और अब क्या किया मैंने, ये जो 1 डिग्री वाला पार्ट था, ये 1 डिग्री वाला जो पार्ट था, इसको थोड़ा सा जूम करके मैंने यहां पर बनाया है ये वाला। और ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा ना बेटा, ये क्या है आपका, ये 1 डिग्री वाला पार्ट है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 डिग्री वाले पार्ट के, ये जो 1 डिग्री वाला पार्ट था, ये वाला 1 डिग्री और इसका ये वाला हिस्सा है, तो इस 1 डिग्री वाले पार्ट के भी मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिग्री ठीक है, मैं समझा दूंगा सारी चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 90 इक्वल पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट चूज किया, वो पार्ट 1 डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का। और यहां पर मैंने क्या किया, उस 1 डिग्री के ही 60 इक्वल पार्ट कर दिए, 60 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 करके ऐसे 60 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जो इसका एक पार्ट होगा, 60 इक्वल पार्ट किए थे आपने, जो इसका एक पार्ट होगा उसे अपन बोलेंगे 1 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसका जो 1 पार्ट होगा उसे अपन बोलेंगे 1 मिनट। इज दैट क्लियर और नॉट? 1 डिग्री का जो पार्ट होगा उसे अपन बोल देंगे 1 मिनट। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट। आपने कितने इक्वल पार्ट किए थे, 60 पार्ट। तो बताइए ये पूरा 1 डिग्री को आपने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि 1 डिग्री जो होगा वो आपका 60 मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। और इनको इन शॉर्ट ऐसा भी लिखा जाता है, 60 पर ऐसा एक लाइन बना दी जाती है। ठीक है ना? तो इसको अपन बोलते हैं 60 मिनट। यहां पर मैं इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो चुका आपका? 1 पार्ट 1 मिनट के इक्वल है, और आपका पूरा 1 डिग्री जो होगा वो जिसके आपने 60 इक्वल पार्ट किए थे वो 60 मिनट के इक्वल हो जाएंगे। अभी कन्वर्जन में आपको बता दूंगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो 60 इक्वल पार्ट किए थे, उस 60 इक्वल पार्ट का भी कोई भी एक पार्ट ले लो, छोटा सा, जो मैंने ये वाला लिया है, जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये येलो वाला पार्ट मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं 1 मिनट जो आपका आया था, 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट करो, 60 इक्वल पार्ट करो। यहां तक समझ में आया? तो इसके 1 मिनट के भी अगर अपन 60 इक्वल पार्ट करेंगे तो ये जो आपके हो जाएंगे, जैसे अब ये क्या हो जाएगा, ये 60 इक्वल पार्ट हो गए यहां पर, किसके, 1 मिनट के। ये पूरा कन्वर्जन हो गया 1 मिनट का, ये 1 मिनट, और इसके 60 इक्वल पार्ट हो गए, ये 60 इक्वल ये पार्ट हो गए आपके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिखूंगा, 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट क्या होते हैं, आप सोचो दिमाग में, वॉच देखी होगी आपने, 1 मिनट में 60 इक्वल पार्ट करने, तो एक जो पार्ट होगा वो 1 सेकंड का होगा कि नहीं होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करके 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट बन जाएगा। डन। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जो आपका 1 मिनट बनेगा, ये जो 1 मिनट बना है जिसके अंदर आपके 60 इक्वल पार्ट किए थे, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 60 जो आपने पार्ट किए थे, तो वो जो एक पार्ट हो जाएगा, यानी कि मैं एक पार्ट को मैं बोल सकता हूँ 1 पार्ट जो होगा वो आपका 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेकंड का। तो इसका मतलब जो आपने 1 मिनट लिया है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड हो जाएगा। पहले मुझे बताइए ये सभी आपका कन्वर्जन समझ में आया? सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल बना के उसके 90 इक्वल पार्ट कर दीजिए। क्लियर और नॉट? और उसके 90 इक्वल पार्ट करने में फिर कोई भी एक पार्ट लेके उसके 60 इक्वल पार्ट कीजिए, और वो जो 60 इक्वल पार्ट हो जाएंगे वो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट हो जाएंगे। और उस 1 डिग्री को फिर से लेकर उसके 60 इक्वल पार्ट करेंगे तो वो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 पार्ट बोले तो 60 सेकंड हो जाएंगे, जिसमें एक पार्ट आपका 1 सेकंड के इक्वलेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब यहां पर हम लिख रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए इसी चीज को, कि यहां पर ध्यान से सुनना कि 1 राइट एंगल जो आपने लिया था, 1 राइट एंगल बोले तो कितना डिग्री था बेटा, 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? और 1 डिग्री जो आपका बना है वो बना है 60 मिनट, और 1 मिनट जो आपका बना है 1 मिनट, इसको मैं 1 ऐसे डैश भी कर सकता हूं, ये हो जाएगा आपका किसके इक्वलेंट, 60 सेकंड्स के इक्वलेंट। तो एक कन्वर्जन ये भी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? किस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाएगा,
ठीक है। अब जैसे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, 5 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट हैं, तो 5 डिग्री में इंटू 5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट हो जाएगा। तो 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 5 दैट इज 300 मिनट हो जाएंगे आंसर। इस तरीके से कन्वर्जन्स आपके आते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कन्वर्जन्स हो सकते हैं, धीरे धीरे आने पर और भी कन्वर्जन्स को हम लोग आराम से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ जिसको आपको हमेशा याद करना है। अब वो आप कैसे याद करते हैं वो देख लीजिए आप, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और इजी से इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। मैं यहाँ पे प्रॉपर मैनर में लिख देता हूँ। देखिए, आपको पता है दैट इज़ 2 पाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ, 2 का डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, इसमें दोनों तरफ फिर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं। और इसी के अंदर यही क्वेश्चन, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ऐसा वाला, ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं इसमें 6 से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 6 कर दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसी के अंदर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं तो पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इज दैट क्लियर और नॉट। इसी के अंदर मैं डिवाइड कर दूं किसका, 4 का, तो यहाँ पर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये सभी वैल्यूज़ मैंने वो ली हैं जो आपने 10th में पढ़ी हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे करना है कि अच्छा 120 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 120 डिग्री। अगर मुझे ये याद है कि भाई 60 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो इसी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा 120 डिग्री और इधर हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। आसान है कि नहीं है। अच्छा, 150 डिग्री में आप खुद बताइए, तो 150 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को उठा लो, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो तो ये इसको इंटू 3 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इधर की तरफ तो 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 नहीं, इसको इंटू करेंगे अपन, इंटू और यहाँ पर कर दीजिए 5, ठीक है। तो 5 कर दिया, तो 5 करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 150 डिग्री और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बाई पाई बाय 6, इस तरीके से। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, आप पोज करके खुद आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या है आंसर। कि बताइए मुझे कि 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आपने कर लिया होगा। तो भाई ये रही क्वांटिटी, इसको उठाया और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री इज इक्वल्स टू, और इसको करेंगे तो 3 पाई बाय 4। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी है। वो कैसे याद करते हैं वो आप देखिए, लेकिन ये तरीके हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो इसको निकालना भी आपको सिखाई दिया मैंने, तो आप उस बेसिस पर निकाल सकते हैं। डन। चलें अब आगे की तरफ थोड़ा सा। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिनको अपन टी रेशियोज़ भी बोलते थे। और इसी चीज़ के लिए अपन लोगों ने 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स में वो पढ़ा था। अब टी रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि आपके पास 6 टी रेशियोज़ होते हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, उन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। तो वो टी रेशियोज़ होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही इन सभी चीज़ों को आपको याद करना है। साथ ही आपको ये अच्छे से पता है, नहीं पता तो ये याद रखना है कि ये तो रहेगा आपका हमेशा हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। आया नहीं आया समझ में। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि जो भी आप एंगल लेते हैं, जैसे मैंने ये एंगल लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो भी वैल्यूज़ रहेगी वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा और बाकी बचा हुआ बेस रहेगा।
तो इसी तरीके से अगर मान लो इन केस यू हैव चूजन थीटा 8 हियर, तो यहाँ पर जो आपके सामने वाली वैल्यू रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा आपका बेस रहेगा। मतलब आपका हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप थीटा कौन सा ले रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या ये पढ़ना ज़रूरी है क्या हमें? ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। देखो जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसे नहीं आता उसे इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आप कंपोनेंट सॉल्व करोगे बेटा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ऐसे, कंपोनेंट सॉल्व करोगे, कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे, तो उनके लिए कंपोनेंट सॉल्व करने में इनका यूज़ होगा, में इनका यूज़ ज़्यादातर होगा और इन्हीं का ही यूज़ होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। और उसमें अपन जैसे ये टेन थीटा, साइन थीटा, इन सभी का यूज़ करते हैं कंपोनेंट को रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस होती हैं। क्यों होती हैं खुद देखो ना आप, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर तो ये भी मान लो मीटर में होगा और बेस है तो ये भी मीटर में होगा, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 1 बचेगा, और 1 क्या है? कोई यूनिट नहीं है। तो ये जितनी भी क्वांटिटी, सॉरी ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। डन यहाँ तक। एक ट्रिक आपको अच्छे से याद है, PBP अपॉन HHB, तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वो वाली ट्रिक है, आप इसको यूज़ कीजिए। और इसको कैसे यूज़ करना है इसमें, ये मुझसे ज़्यादा बेटर आप लोग जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें इतना ही है टी रेशियोज़ के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये अच्छे से पता है कि एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस, एक बेस होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके ये वाला एंगल जो है ये थीटा लिया है अपन ने, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर, और वो रिलेशन होता है आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये आपका रिलेशन है जिसे आपको हमेशा याद करना है, जिसकी बहुत ज़्यादा जगह पे ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो या तो आप बार बार निकालोगे या फिर कुछ ट्रिपलेट्स आप हमेशा याद करोगे। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको याद करने, जिसमें आपका ध्यान से देखना है कि अगर हाइपोटेनियस 5 हैं, ये 5 हैं, और अगर मान लो परपेंडिकुलर 3 हैं, तो आपका बेस बाय डिफॉल्ट 4 होगा, तो 3, 4 एंड 5। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, ये 5 रहेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पर ये बेस 4 लिया है, तो ये बेस आपका 3 और आपका परपेंडिकुलर 4 हो सकता है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, बट दिस वैल्यू विल नॉट इंटरचेंज टू एनी वन वैल्यू ऑफ दिस वन। इनमें से किसी भी वैल्यू से ये वाली वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगी। इफ हाइपोटेनस इज 5, तो आपका एक ट्रिपलेट, सबसे पहला ट्रिपलेट बनता है 3, 4 एंड 5। अब इसी के मल्टीपल में आप बना दीजिए, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। ऐसे करके बहुत सारे ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। एक ट्रिपलेट्स और होता है जैसे 5, 12 एंड 13, एक ट्रिपलेट्स ये भी बहुत अच्छा वाला है, ठीक है। और इसके मल्टीपल में भी आप चल सकते हैं, जैसे 10, 24 एंड 26 ऐसे। और एक ट्रिपलेट्स भी आपका, और अगर अपन देखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 7, 24 एंड 25। तो इसके भी मल्टीपल में आप चल सकते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 14, 48 एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ऐसे करके जिस भी आप 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके इनके ट्रिपलेट्स अलग से बना सकते हैं। ये याद हो तो अच्छा है, ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो तो निकालना हमें आता ही है पाइथागोरस का यूज़ करके, तो फिर कोई टेंशन वाली बात आपको लेनी नहीं है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड योर स्पेशल ट्राइंगल। ये तो आप अपने हाथों पे ऐसे वो ना टैटू बनवा लीजिए अच्छे से, ठीक है। बनवाना मत, नहीं तो जूते खाओगे एग्जामिनेशन के अंदर। बट हाँ, स्पेशल ट्राइंगल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सभी को 30 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू पता है, साइन 45 पता है, कोस 60 पता है। यानी कि 0 से लेकर 30, 45, 60 एंड 90 ये एंगल्स आपको पता है। आगे जाके आप 120, 150, 135 ऐसे एंगल की वैल्यूज़ भी निकालते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एंगल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं 53 डिग्री एंड 37 डिग्री वाला एंगल। ये कुछ स्पेसिफाइड ट्रायंगल हैं, स्पेसिफाइड एंगल हैं, और जिसको आपको कुछ स्पेशल एंगल के लिए आपको याद रखना है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं,
क्योंकि बच्चे याद करते नहीं है, फिर बाद में दुखी होते हैं, पता नहीं ये वैल्यू कहाँ से आ गई है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब क्या है देखो, ध्यान से सुनना, ये वैल्यूज़ भी फिक्स हैं इसके लिए। जैसे देखो 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। और एक ट्रिपलेट, सबसे पहला ट्रिपलेट अपन यूज़ करते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 90। तो 90 के सामने वाला 5 रहेगा। आ गया समझ में? फिर उसके बाद में इसमें और बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4, 5 तो हो गया 4, और इसमें बड़ी वैल्यू 53। तो 53 के सामने वाला क्या रहेगा आपका? 4 रहेगा, और 37 के सामने वाला 3। यानी छोटी वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू के सामने बड़ी वैल्यू आपको रखनी है। डन। और ये एंगल इसी तरीके से फिक्स रहेगा। इन केस यू हैव टेकन 53 डिग्री एट हियर, तो ये 4 वाला इधर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 37 है तो ये नीचे वाला आपका 3 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब बाकी की चीज़ें तो आपको ऊपर से पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की अगर अपन बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए यहाँ पर अगर 37 डिग्री ले रहा हूँ मैं, 37, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस 5, तो ये हो जाएगा 3/5। और 57 लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 4/5। तो ये वैल्यूज़ आपको या तो निकालना सीख जाओ तो अच्छी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी वैल्यू, बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, और फिर आपके पास वही है P बी वाला फंडा लगा के आप इन सभी की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मैंने इन 3 के लिए लिखा है। अगर कोसेक थीटा के लिए अगर आपको लिखना है, यानी कि कोसेक 37 के लिए अगर आपको करना है, तो इस वैल्यू का रिवर्स कर दो, दैट इज़ 5/3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कि सारे फंडे आपके क्लियर हो चुके होंगे, समझ में भी आ गया होगा। तो ये एंगल तो बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपका कोई चॉइसेस नहीं है। डन। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्री रेशियोज़ के बारे में हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पूरी बात अपन खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं अपन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, जो 10th में अपन ने पढ़ी है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी। और ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं, बस उसी को रिकॉल करवा देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा इस साइन का उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की अगर अपन बात करें तो ये 1 साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा 1 सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा 1 कोस हो जाएगा। टेन थीटा 1 कोट, तो कोट आपका 1/10 हो जाएगा। और टेन थीटा को और कोट थीटा को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये एक आइडेंटिटी और होती है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और कोट थीटा होता है इसका रिवर्स, दैट इज कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज यू विल हैव टू लर्न, और आपको ऑलमोस्ट याद भी होगी। पर साथ ही आपकी ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो है वो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये सभी 10th वाली आइडेंटिटीज़ हैं, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। डन, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जिसे आपको लर्न करनी है, इसके अलावा कोई चॉइसेस नहीं है। यूज़ कैसे करनी है वो तो आपने 10th में भी यूज़ करा और हम आगे जाके भी यूज़ करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं टेबल की। सो ये रही आपकी टेबल, लेट्स टॉक अबाउट द टेबल। टेबल के अंदर क्या है आपको याद है कि 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कोस और टेन की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आगे नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसके आगे आप चाहें तो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी कोई नीड नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें रट्टा मारने की। उनको हम वैसे भी आगे जाके निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लो इनकेस आपको 120 की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक ये वैल्यू आ गई है। साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये साइन थीटा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1 है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये रिवर्स चल जाओ, ये हो जाएगा √3/2, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया? तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, जो साइन की बनेगी उसी की कोस की बना देंगे उसको देख के। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि इनकी कोई नीड नहीं है, हम लोग आगे जाके वैसे भी इन वैल्यूज़ को निकालने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको ये टेबल इतनी ही याद होगी तो अपना काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, 4 क्वाड्रेंट एंड ASTC रूल। अब देखो ना, इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पूछ लेता हूँ, ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आराम से बता सकते हैं।
मैं अगर आपसे कहूँ कि साइन 90 की वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हैं। कुछ मेजर्ड वैल्यू हैं जो 0 से लेकर 90 तक आप इजी गोइंग बता सकते हैं। बट इन केस अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेबल हैं, बट इससे आगे वाली वैल्यू को रटने की ज़रूरत नहीं है। अब याद करोगे तो कितना करोगे, ये वैल्यू अपन 360 तक जाएंगे और इवन एंगल इससे भी ज़्यादा हो गया। मैंने कहा चाहे काम कीजिए साइन जो है 720 का बताइए या 630 का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो क्या हम इतने सारे एंगल याद करेंगे क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अब उन एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब देखो 0 से 90 के अंदर आपको जितने भी एंगल्स हैं आपने सभी ने निकाले तो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव थी। लेकिन आफ्टर 90 फिर क्या होता है कि कुछ न कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंजेस आते हैं तो कोई वैल्यू नेगेटिव में भी चली जाती है। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने कहा जैसे कि भाई साइन 30 की वैल्यू जो है वो आपकी 1/2, तो आगे जाके साइन में ही ऐसी वैल्यू भी बनेगी जब उसकी वैल्यू माइनस का 1/2 भी आएगी। ऐसे किसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव 1 है तो आगे जाके ऐसी वैल्यू भी बनेगी जब उसकी वैल्यू माइनस का 1 भी होगी। तो ये नेगेटिव साइन भी इनमें आता है। वैल्यूज जो होती है उसकी एक फिक्स रेंज होती है, वो वहीं तक वेरी करेगी। तो अब आपको जितने भी एंगल्स, आपको बड़े एंगल जो 90 से अबव हैं उन्हें फाइंड करना है तो उनके लिए आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ASTC रूल और सेकेंड आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फाइंड करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन कॉन्सेप्ट या ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली। तो वहाँ पर मेजरली 2 फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम एंगल्स फाइंड करते हैं। इस पे थोड़ा बाद में बात करते हैं, फॉर्मूले की अभी बात नहीं करें। फिलहाल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ASTC रूल। अब देखो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक वैल्यू इटसेल्फ और दूसरा उसका साइन क्या है। ये 2 चीजें आपको पता चल जाएगी तो बाय डिफॉल्ट आपको उसका एग्जैक्ट और प्रॉपर वैल्यू या आंसर आपको पता चल जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं, देखो फिलहाल हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है साइन पे। वैल्यू तो बहुत इजी है, मैं अभी आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा, आराम से आ जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट है उसका साइन समझना। अब साइन में क्या होता है, देखो ये जो ASTC रूल है उसके अंदर देखना हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने ऐसा एक ग्राफ जैसा आपने पढ़ा था ना, एक्स वाला और वाई वाला, तो ऐसा ही आपको एक कार्टेजन जैसा समझना है, बनाना है। एंड वी हैव अ 4 क्वाड्रेंट, दैट इज दिस वन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड ये आपका थर्ड हो जाएगा और ये आपका 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा। डन और नॉट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ रहेगी, अब देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं तो वहाँ पर जितने भी रेशियो हैं और जितने रेशियो अपने पास में साइन, कोस, टेन, कोट ऐसे करके अपने पास 6 रेशियोज हैं। उन 6 रेशियोज में जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कोई भी रेशियो अगर आता है तो वो ऑल रहेगा। ऑल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस और कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपका साइन और साइन का अपोज करेंगे अपन, तो यानी कि कोसेक थीटा। तो ये 2 वैल्यूज़ आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा टेन थीटा एंड इसी के साथ में आपका कोट थीटा, और यहाँ रहेगा आपका कोस थीटा एंड इसी के साथ में सेक थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके यहाँ पर आते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनका जो साइन होगा, साइन वो ऑल पॉजिटिव होगा। घबराइए नहीं, केवल सुने, इसे नहीं समझ में आएगा अभी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी आ रहा है और कोसेक भी आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग जो होंगे, रिमेनिंग वो ऑल आपके नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपके टेन एंड कोट तो पॉजिटिव रहेंगे और रिमेनिंग कौन आते हैं आपके, साइन, कोस, सेक एंड कोसेक, ये सभी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। मैं समझा दूंगा, घबराए नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 2 गिवन क्वांटिटी हैं 4th क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव और बाकी रिमेनिंग जितनी भी होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। बस सिर्फ इतना सा समझना है। डन और नॉट। इसी के साथ में एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट है जिसको अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ये एंगल हमेशा 0 डिग्री का होता है। अब इसके बाद में यहाँ से सीधा चल के यहाँ पे आएंगे तो ये मैंने 90 ऑलरेडी लिखा हो, तो ये हो जाएगा एंगल आपका 90 डिग्री। 90 के बाद में जब इधर से घूम के जब यहाँ तक आओगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री एंड आफ्टर दैट 270 डिग्री एंड आफ्टर दैट 360 डिग्री। ऐसा
आया समझ में? रेडियन में अगर आप लिखना चाहो तो 0 का 0 है, ये हो जाएगा π/2 रहेगा यहाँ पे, इसका पाई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आपका 3π/2 एंड ये हो जाएगा आपका फिर से 2π। ऐसे रेडियन में इनकी वैल्यूज इस तरीके से रहेगी। डन। अब देखो इनको कैसे फाइंड करते हैं और क्या चीज़ें हैं, साइन को कैसे समझते हैं उसको देखना। जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल्स देखना अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे कहूँ बताइए साइन 20 डिग्री, केवल साइन बताना है, जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा इनके साइन, वैल्यूज़ की बात नहीं करनी है। अब साइन का जो 20 डिग्री है वो कहाँ पर आता है, तो आप बोलोगे 20 इज एन अक्यूट वैल्यू। अक्यूट वैल्यू का मतलब 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव हैं। ASTC, ए बोले तो ऑल, एस बोले तो साइन, टी टेन, सी कोस, फिर उसी के साथ में साइन का अपोजिट वाली वैल्यूज़ और टेन का अपोजिट और कोस का अपोजिट ले लिया। तो साइन 20 जो है वो 20 किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, पर जो भी होगा वो आंसर पॉजिटिव आएगा। सिर्फ पहले इस ASTC रूल से हम लोग साइन ही फाइंड करेंगे। आ गया समझ में? एक वैल्यू फाइंड करेंगे, एक साइन फाइंड करेंगे। तो हम ASTC रूल से क्या फाइंड करना सीख रहे हैं, साइन फाइंड करना सीख रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो वैल्यू छोड़िए, पहले साइन का देखिए, तो इसका साइन बताओ। तो 120 और कोस में है, तो 120 कहाँ पर आएगा, तो 120 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 90 से अबव है, तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये साइन वाली चीज़ें सीख गए तो वैल्यू आपके एकदम से ये मान के चलिए कि चुटकियों में आप सीख जाओगे। तो कोस 120 क्या होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कोसे की वैल्यू ही पॉजिटिव मानी जाएगी, उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो सभी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कोस 120 है, तो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर कोस आ रहा है, कोस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, पर जो भी होगा वो आंसर नेगेटिव आएगा। अब जल्दी से आप एक काम कीजिए, इसका बताइए tan 150 डिग्री का कितना होगा। तो 150 किस में आ रहा है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो भी आंसर होगा वो आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 इसे कर देते हैं अपन 210 डिग्री का, ऐसे। तो 210 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, 210, तो 180 से अबव एंड 270 से लेस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा दैट विल बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? चलिए इसका निकालिए, कोस 210 का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का साइन। वैल्यू की बात नहीं करें, सिर्फ हम देख रहे हैं 210 किस में आ रहा है, 210 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट वाला ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी की जो भी वैल्यूज रहेगी वो सब नेगेटिव कंसिडर हो जाएगी, ऐसे। अभी क्वेश्चंस करेंगे, घबराइए नहीं, क्वेश्चन करने के टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसका निकालिए, चलिए tan 280 डिग्री। तो 280 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सबसे पहले तो ये देखो, तो 280 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो दैट इज द 10, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपका ASTC रूल। तो साइन जब भी फाइंड करना होगा वी विल हैव टू अप्लाई दी ASTC रूल। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन कॉन्सेप्ट या ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला। अब देखो मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट आ जाता है, और अगर फॉर्मूले आप देखोगे तो अपने वो काम के ही नहीं है फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले याद करोगे आप लोग? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो वैसे भी फिजिक्स में इतनी डेरिवेशंस और फॉर्मूले बनेंगे, इनको याद करना ही काफ़ी है, तो कहाँ मैथ्स में अपन लोग इतने फॉर्मूले याद करने बैठेंगे। तो आपको ना कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, रूल्स बहुत छोटा सा ट्रिक लिख दूंगा मैं, और उस ट्रिक से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फालतू कोई रूल में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसी ट्रिक को आपको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट ये रही आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक, और इसी ट्रिक के बेसिस पर अपन ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल है ना बेटा, जितने भी, वो सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लेंगे। उसके लिए आपको कोई भी अलग से फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इस पेपर को थोड़ा सा ब्लैंक कर दिया है ताकि अपन क्वेश्चंस वगैरह जो हम समझेंगे ना, तो उस पर अपन को फोकस अच्छे से रहेगा। देखो ध्यान से, ये ट्रिक क्या बोल रही है। इसने बोला कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। को फंक्शन का मतलब हो जाएगा कि अगर साइन की जो वैल्यू है, यानी साइन जो है उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका कोस हो जाएगा।
कोस वाले का नाम चेंज होकर ये हो जाएगा साइन। ये साइन और कोस एक दूसरे के को फंक्शन है। उसी तरीके से टेन वाला फंक्शन कोट में चेंज हो जाएगा एंड कोट वाला फंक्शन आपका टेन में चेंज हो जाएगा। एज इट इज़ कोसेक वाला जो है, कोसेक वाला वो आपका सेक में चेंज हो जाएगा और सेक वाला कोसेक में चेंज हो जाएगा। कब? 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर, इन दो पर। अभी रुक जाइए, घबराइए नहीं। 180 एंड 360 पर फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये तो मैंने जो मेजर काम है, जो अपनी ट्रिक है वो मैंने लिख दी, और ये केवल और केवल वैल्यू फाइंड करने के लिए है। रही बात साइन की, तो साइन तो आपको पता है ASTC रूल से ही पता लगाना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलिए क्वेश्चन के हेल्प से या एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो अब इसके बाद में बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो 210 है इसका वैल्यू कितना है, आंसर कितना है, तो उसके लिए मैंने कहा ना दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक इसका एक्चुअल वैल्यू प्लस इसके साथ में जो लगने वाला साइन होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो कि ये 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपके पास मेजरली 4 ही एंगल आप लोगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 90, 270, 180 एंड 360। अब यहाँ पे देखो कि 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ऊपर जाके आप देखोगे तो 210 जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपका 180 एंगल से लेकर 270 एंगल के बीच में। तो अब आपका जो मेजर कंसर्न रहेगा ना वो सिर्फ इन दो एंगल पर ही रहेगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलता कि 150 डिग्री, तो 150 डिग्री किन दो के बीच में आता है, 90 और 180 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब फिर आपको इन दोनों एंगल पे ही बात करनी, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे रुकिए आप, आराम से, आसानी से। यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये 210 है, तो सबसे पहले तो देखिए और सोच के बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपने कहा कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन। तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका केवल और केवल क्या आता है, आपका 10 आता है और कोट आता है। तो ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ समझनी आनी चाहिए बस। उसके बाद का काम देखो, बस ये आपका साइन पता चल गया कि जो भी आंसर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब देखो इसको आंसर को, क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेजर एंगल का रोल रहेगा वो एक तो 180 का रहेगा, 180 से लेकर 270 के बीच में। तो इसका मतलब देखो, क्या मैं इस साइन को 180 डिग्री प्लस, अब 210 में से 180 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 30, ऐसा लिख सकता हूं क्या? याद आ रहा है? अगर शायद आपने 10th में पढ़ा हो तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, जैसे अपन फॉर्मूले पढ़ते थे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो 11th में भी जाके सीख लेते हैं, तो वो तो आराम से आसानी से, और भी इनमें 90 प्लस थीटा के साथ में 90 माइनस थीटा, सॉरी ये फॉर्मूला अपन ने सीखा था, 90 प्लस थीटा के, 180 प्लस थीटा के, 180 माइनस थीटा के, मतलब ये सभी फॉर्मूलेज वो सीखता है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। केवल बायो वाले बच्चे के लिए थोड़ा टफ होता है, तो ये एक ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बाकी फॉर्मूले तो रटनी नहीं है। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस में 30 डिग्री। अच्छा, मैं अगर चाहता तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये दोनों ही एंगल पॉसिबल है, और मैं दोनों से ही बता रहा हूं, और मैं अपन ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और अपन इसी तरीके से करेंगे। हर एक बार में ऐसा ही मेथड अप्लाई करेंगे ताकि अपन अच्छे से सीख जाएं। अब मुझे अगर आपसे कहना हो कि यहां पर आइए और इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, 90 डिग्री और 270 पर फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, 180, तो रूल नंबर सेकेंड अप्लाई करो। 180 और 360 पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहां पर अब कुछ नहीं करना है। 180 लिखा है तो आपको सिंपल इतना ही करना है, साइन 180 प्लस थीटा है, तो ये किसी में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा साइन, यहाँ पर ऐसे साइन लिखा जाएगा, और 180 को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अब जो बचा हुआ उसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसलिए अपन माइनस लगा देंगे और ये अपना एक्चुअल आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। आ गया नहीं आया समझ में? अभी रुको, क्वेश्चंस अभी और करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो साइन 270 है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे ऊपर लिखा, रूल नंबर फर्स्ट देखो,
90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो इसका को फंक्शन कौन सा है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि साइन का को फंक्शन क्या होता है बेटा? कोस। तो ये हो जाएगा कोस। और अब इसके बाद में इनको भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब छोड़ दीजिए। ये जो एंगल है एज इट इज इसको लिख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। और मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में ये किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आंसर नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव लगा दो। देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद इसको देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। ऐसा नहीं देखते, जो क्वेश्चन गिवन है ना सिर्फ उसको देखा जाता है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया मैंने? चलिए अभी रुकिए, 1 से 2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, कोस 150 डिग्री। अब इसका बताना है। तो सबसे पहला वर्क क्या करना है? वी हैव टू अप्लाई द ASTC रूल, और जिसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसका साइन क्या होगा। ASTC रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 150। सो हमें पता है कि 150 की जो रेंज होगी वो 90 से लेकर 180 के बीच में होगी। और ये जो रेंज होती है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो होता है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहला ये चेक करना होता है आपको ASTC रूल से। बस अब ये पता चल गया कि जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब जो भी अपन इसका फाइनल आंसर निकालेंगे उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, बस बात खत्म। अब देखिए ये जो कोस 150 है, पहला तरीका, फर्स्ट वे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोस और 90 प्लस में 60, ऐसा लिखा जा सकता है? कोस 90 प्लस में 60 ये लिखा जा सकता है। अच्छा इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि कोस 180 माइनस में 30, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है। देखो मैंने क्या बोला, जो रेंज में लेता हूं उन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों में से किसी एक मेथड को आपको करना होता है। और एग्जामिनेशन में उसी से मतलब होता है, फालतू का 10 मेथड सीख के क्या मतलब है? पर आप इनमें से, मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों से आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा। दोनों ही तरीके बता रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, 90 और 270 पर वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो कोस का को फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन। और फिर उसके बाद में सब भूल जाओ, जो एंगल लिखा उसको एज इट इज लिख दो 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और फिर मैंने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो आपका ये आंसर रहेगा। तो यानी कि कोस 150 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √3/2। अगर मैं इस तरीके से करता, आप खुद करके पहले देखें, तो अगर मैं ऐसा करता तो कोस से नाम चेंज नहीं होता, तो ये कोस 30 एज इट इज़ आ जाता। एंड कोस 30 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है √3/2, और एज यूजुअल साइन मस्ट बी नेगेटिव, तो ये आंसर आपका हो जाता। आया समझ में? नहीं आया अच्छे से? तो ये ध्यान रखना कि हम लोग साइन केवल और केवल ASTC रूल से देखते हैं, बाकी प्रोसेस जो करने का तरीका वो यही है। मैंने फालतू फॉर्मूले से मैंने आपको ये नहीं करवाया ताकि आपको कोई फालतू की टेंशन नहीं रहे। डन और नॉट? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे अपन, ये एक और क्वेश्चन अपन उठाते हैं, दैट इज साइन 225। ऐसा आप कितने भी अपने मन से कोई भी एंगल बनाइए, किसी भी टाइप का एंगल लीजिए और आप उसमें से निकाल के वैल्यू को बताइए। कोशिश कीजिए कि वो जितने भी एंगल्स आप लेते हैं वो 0, 30, 45, 60 और इनमें रहें, ताकि आपका काम आसानी हो जाए। देखिए जैसे मैं अगर मान लो अगर मैं आपसे कहता कि मैं आपसे बोलता कि बताइए एक काम कीजिए, कोस 160 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते हैं? कोस 160 है सर, तो इसको मैं कर सकता हूँ कोस 90 और प्लस में 40, ये कर दिया अपन ने 90 प्लस 40। तो ये 90 प्लस 40 क्या रहे, 90 प्लस 70, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। तो 90 प्लस 70 कर दिया, तो 90 प्लस 70 से ये तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 70 की वैल्यू। अब मुझे बताइए साइन 70 अपन ने पढ़ा क्या? तो ऐसे फालतू हर कोई एंगल मत लेना, ताकि नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। अब साइन 225 है, पहले देखो साइन 225 आता कौन से क्वाड्रेंट में है? तो इसकी रेंज आती है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज होती है, रेंज का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है कहाँ से? 180 से लेकर और कहाँ तक? 270 तक। और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मतलब साइन का जो साइन होगा ना बेटा, वो कितना हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन। अब 180 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो या 270 में, वो आपकी चॉइस है। अगर 180 में कन्वर्ट करते हो तो 180 प्लस अब कितना ऐड करें कि 225 बन जाए? तो बिल्कुल सही है, दैट इज 45 डिग्री। डन और नॉट? अब 180 से नाम चेंज नहीं होता है, 180 और 360 डिग्री से कोई नाम चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको साइन ही एज इट इज लिख लूंगा। जरूरी नहीं है साइन हो, यहाँ कोसेक भी हो, सेक भी हो, कुछ भी हो, बस इससे नाम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा साइन और सीधा 45 डिग्री एज इट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। और एज यूजुअल
साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनकेस अगर आप 270 करते तो 270 माइनस फिर आप क्या करते, माइनस इसमें भी 45 ही करते, तो ये हो जाता आपका साइन। तो यहाँ पर क्या होता, अब ये 270 है तो अपने कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 नेगेटिव में आना चाहिए, तो माइनस का 1/√2 लिख दो आंसर, ये आपका पता चल जाएगा, मतलब ये है आपके लिए। डन और नॉट। इसी के साथ में मैं आपको जो है करीबन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप आराम से करें, ठीक है। दैट इज कोस 330 डिग्री। तो स्क्रीन को पॉज करें, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को करें और उसके बाद देखें आप। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो कोस 330 रेंज कितनी है इसकी, 270 से लेकर 360 के बीच में, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कोस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो इसका पॉजिटिव होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 270 डिग्री में, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 270 प्लस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 270 अपने कोफैक्टर में चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। और बाकी दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं, जिसमें 360 में से 30 को माइनस कर दीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। मल्टीपल जितने एंगल्स आप सोचें, अब कितने के एग्जांपल अपन करेंगे, तो जो भी आप सोचें तो ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, और यही सबसे ईजी तरीका है जिससे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को ईजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूले रटोगे कि भाई ये इसमें ऐसा करें वैसा करें फलाना करें, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो अपने को उससे मतलब नहीं है। फिर वो मैथ्स का टॉपिक है तो वो मैथ्स में सीखेंगे अपन। तो फिलहाल यहाँ तक हो गया, अब अपन ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और ये अपने आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका हम यूज़ भी आगे जाके करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए अपन आगे की तरफ चलेंगे। देखना, फील करना इस टॉपिक को, बहुत इजी गोइंग टॉपिक। सो द नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होता क्या है। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये साइन के साथ में, कोस या टेन के साथ में अगर कोई भी एंगल नेगेटिव में दिया हुआ रहे, नेगेटिव में, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लेते हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो एंगल की, ये जो साइन के, कोस के, टेन के साथ में जो भी ये दिया होता है ना यहाँ पर वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि साइन 30 डिग्री, तो अपन बोलते हैं ये एंगल वाली वैल्यू बोलते हैं ना ऐसे, एक्चुअल में इसका नाम होता है आर्ग्यूमेंट। इसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यानी कि साइन के साथ में ब्रैकेट, अब यहाँ पे जो भी आप रखोगे, जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे अपनी मेरा नाम जैसे लखन सर है, तो मैंने लिखा साइन लखन सर, तो ये लखन सर जो होगा वो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यानी कि जो भी टी रेशोज हैं उनके यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा आपका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं उसे। और न केवल यहाँ पर, अपन आगे जाके लॉगरिथमिक वगैरह में भी अपन देखते हैं, तो जैसे वहाँ पर भी अपन देखेंगे जैसे log x, तो ये वाली वैल्यू को अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो इसे अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट मतलब कि जो साइन, कोस, टेन के साथ में जो ये वैल्यू रहेगी, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा। तो देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा सा ट्रिक जैसे ही है ये, कि साइन के साथ में अगर माइनस का थीटा लिखा हुआ रहे तो वो फाइनल आंसर इसका बनेगा माइनस का साइन थीटा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन माइनस का 60 डिग्री लिखा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन के साथ में और एक टेन के साथ में, इन दोनों के साथ में क्या चीज़ें हैं कि जो भी एंगल लिखा हुआ रहे नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे माइनस बाहर लेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री लिखने के बाद में माइनस, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। इस तरीके से मेजर अपने को ये चीज़ें सीखनी है बस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ आएगी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब अपन का थीटा नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है, पॉजिटिव हो जाए तो क्या करना है, तो सीधा अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो साइन और टेन ये अगर आपका नेगेटिव है तो इसका फाइनल वैल्यू भी नेगेटिव ही रहेगा, और कोस वाला जो है वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे साइन है तो इसी तरीके से कोसेक वाला फंडा भी इसी के साथ में रहेगा, कोसेक भी नेगेटिव रहेगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा ऐसे। अब कोस और सेक में पॉजिटिव बनता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कोस में, कि मैंने आपसे कहा चलो एक काम कीजिए, कोस -60 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो कोस में नेगेटिव साइन रहे, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। डन और नॉट। इसी तरीके से आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 और माइनस का थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 जो है माइनस का थीटा, तो 10 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। तो माइनस का 10 थीटा हो जाएगा, तो अब इसमें भी अगर आप लिखना चाहें इसे, तो ये हो जाएगा जैसे 10 और मैं आपसे कहूँ 30 डिग्री नेगेटिव में, तो आप इसको क्या बोलोगे, माइनस का 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये आंसर हो जाएगा 1/√3 नेगेटिव में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। अब इसके साथ में मैंने ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन एक दिया है मैंने, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे सॉरी साइन के साथ में नहीं, मैं एक काम करता हूँ कोस में लिख देता हूँ, कोस एंड 150 डिग्री मैं बोल देता हूँ ऐसे माइनस में, यहाँ पर मैंने बोल दिया मान लो 10, और इसको भी मैं एक काम करता हूँ 210 डिग्री बोल दिया मैंने माइनस में। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, इनको बताना है, ठीक है। तो इजी गोइंग तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक का मैं बता देता हूँ, बाकी दो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब साइन 120 है, तो साइन 120 का मतलब क्या, मैं इसको साइन माइनस थीटा, तो माइनस का बाहर लेके साइन थीटा ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का और साइन और 120 डिग्री हो जाएगा। अब 120 की वैल्यू फाइंड करना आपको आता है। 120 किसकी रेंज में आता है, 90 से लेकर 180 के बीच में, तो इसका मतलब मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा भी कर सकता हूँ और 180 माइनस थीटा भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको साइन 90 प्लस थीटा करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर दिया और मैंने बोल दिया जैसे यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस और साइन, और इसको मैं कर देता हूँ 90 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब 90 से नाम चेंज हो जाता है, अपने को फैक्टर में चेंज हो जाएगा, तो को फैक्टर में चेंज होते ये क्या बन जाएगा आपका कोस और 30 डिग्री बन जाएगा, माइनस आगे हैं ये, और कोस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2, तो ये फाइनल आंसर बनेगा माइनस का √3/2 हो जाएगा। इसको आप चाहते तो 180 में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ऐसा भी कर सकते थे कि साइन 180 माइनस में 60 डिग्री ऐसा भी कर देते, तो इससे कोई नाम चेंज नहीं होता, तो ये सीधा लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का √3/2 इसका आंसर होता है, और प्लस ये नेगेटिव रहेगा तो ये आंसर भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर करें। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट की। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दैट इज सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, एंड वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज। फिर इसके बाद में अब इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले हैं जो बहुत यूजफुल फॉर्मूले हैं। मतलब ये मान के चले इसमें एक भी कंटेंट ऐसा नहीं जो अपने काम का नहीं हो। जैसे इनको अपन बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, मतलब कोई भी 2 एंगल का सम हो, 2 एंगल का डिफरेंस हो, ऐसे सम डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऐसा। तो अगर साइन a प्लस बी है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। नाम बहुत ये तरीके से बहुत ये याद ही करने पड़ेंगे आपको, रटने पड़ेंगे। अब आप कैसे करते हैं वो आप देखिए। साइन a माइनस बी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ वही रहेगा। अब कोस में देखना, कोस a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या आ जाएगा, कोस a कोस b एक साथ, साइन a साइन b एक साथ, और प्लस वाले में तो आएगा माइनस और माइनस वाले में आता है प्लस। बस ये फ़र्क है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 ये फॉर्मूले हो गए। फिर आते हैं आपके जैसे 10a प्लस बी और 10a माइनस बी। तो 10a प्लस बी दैट इज 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस बी का हो जाएगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। अब ये देखना ध्यान से, जो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूले आपको आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे कुछ वैल्यू बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ एक काम करते हैं यहीं कर लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ चलो एक काम कीजिए, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो अब 75 डिग्री की वैल्यू बतानी तो हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो 30 की पता है, और उसके बाद में हमें किसकी पता है, उसके बाद 60 की पता है, उसके बाद में फिर 90 की पता है, तो 75 की नहीं पता। अब 75 को अगर आप कन्वर्ट भी करोगे तो 90 माइनस थीटा करोगे, तो 90 माइनस थीटा करने पे, जैसे आपने कहा भी मैं इसको सर ऐसे लिख दूँ, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ये ले लिया मैंने कहा सर मैं तो इसको ऐसे लिख दूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ऐसे 15 डिग्री कर दिया ये, तो 90 में से 15 डिग्री गया तो 75 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताइए 15 की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं ना। तो अब ऐसे एंगल अगर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसे न केवल 75, जैसे 15 डिग्री 105 डिग्री ऐसा कुछ भी दे दे तो उनको फाइंड करने के लिए इन फॉर्मूलेज का यूज़ होता है, जो 1-2 क्वेश्चन करते हुए अपन इनको समझेंगे। पर ये फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे, और ये दोनों फॉर्मूले आपके जो यूज़ आएंगे बेटा वो वेक्टर के अंदर यूज़ हो जाएगा। वेक्टर के अंदर जब आप डायरेक्शंस बताओगे, डायरेक्शंस, तो वेक्टर के अंदर जब अपन आगे आएगा वेक्टर, उसमें जब डायरेक्शंस बतानी होगी तो अपन इनका यूज़ करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ये मान के चलिए कि अच्छे से सीखें आप ध्यान से, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से पहले इसको समझते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 75। अब आप है ना मन में सोचिए, और जो आपके पास एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना बेटा, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूछता है। तो अब देखिए 75 इनमें से किसके कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 30 और 45 को ऐड कर दो,
बिल्कुल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री एंड प्लस में 45 डिग्री, ऐसा। अब ऐसा लिखते ही क्या हो जाएगा कि 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट, साइन a प्लस बी, और उसका फॉर्मूला ये रहा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a किसको माना आपने, 30 डिग्री को, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a साइन b। इजंट इट ईजी। अब तो बाकी तो काम हो गया आपका। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो ये आंसर हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। अब इसको फर्दर अगर आपको सोल्व करना है तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो, 2√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2√2। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, यहाँ पर ये दोनों 4 हो जाएंगे, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो और यहाँ पर अपन इसको प्रॉपर लिख सकते हैं, 2√2 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 8 से ये कट जाएगा तो 4। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा √2 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, इससे ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इस पे, ठीक है। बाकी करने का प्रोसेस ये, ऐसे वैल्यूज़ आपको याद होगी, वैल्यूज़ आपको करना है और सीखना है। अब बदले में मैं आपका सिर्फ इतना सा कर सकता हूँ कि वो एंगल्स जो अपने को पता है उसी में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करवाऊँ एक, मैंने कहा चले एक काम कीजिए, साइन 15 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। तो 15 डिग्री को आपको एंगल यही है। अच्छा, इनके साथ में एक एंगल और मैं लिख देता हूँ, अपने को इनकी वैल्यू भी पता है, 37 डिग्री की, 53 डिग्री की, कुछ याद आया अपन ने निकाला था। तो एक एंगल ये भी पता है, तो इनका भी कॉम्बिनेशंस बन सकता है इससे। अभी बना लेता हूँ मैं, चलो ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे साइन 15 है, तो साइन 15 को मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे, तो साइन 15 को मैं बोल सकता हूँ साइन 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो इसको 45 डिग्री माइनस 30 लिखूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम रहेगा, आप करके देख सकते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप। अच्छा, और क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे कोस 105 डिग्री को कन्वर्ट करो, देखिए एक बार इसको कैसे लिखोगे, 105 का अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी क्या होगी, तो 105 का अब आप बोलो सर मैं तो 90 से निकाल लूँ, तो भाई देखो 90 प्लस अब कितना हो जाएगा बेटा, 15 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 प्लस 15, अब 15 की वैल्यू नहीं पता, तो इस वजह से फिर हमें ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो क्या 105 को ऐसा लिख सकता हूँ, कोस 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, बस। अब उसके बाद में तो ये फॉर्मूला लगाना ही है, कोस ए प्लस बी का, ए प्लस बी में माइनस आता है, ये ध्यान रखना। तो कोस ए कोस बी यानी कि कोस 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, फिर इनको सोल्व करना है। अब यही तरीके हैं। चलो एक और लास्ट, यहाँ हाफ एंगल वाला बाद में देखते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपके लिए, ये आराम से कर लेना आप। जैसे tan 23 डिग्री में बोलता हूँ, ऐसा बोला tan 23 डिग्री, तो क्या tan 23 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं, tan 53 डिग्री माइनस में 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें 53 की वैल्यू भी पता है और 30 की भी पता है। और अगर आप इसको और चेक करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10 में एक ये भी आएगा 60 डिग्री माइनस में 37 डिग्री, ऐसे। तो ये मैंने अलग अलग लिखे हैं, आप अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख के आप एंगल्स को फाइंड करें, समय लीजिए, लेकिन ये सीखिए ज़रूर। अब मैं इतने नहीं करवा सकता भाई मेरे अकॉर्डिंग, तो इन सभी वैल्यूज़ को रख के और आपको सोल्व करना जो वो तो आपको आता ही होगा, ठीक है। बाकी इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो नेट पे आराम से डालिए, इनके आंसर्स पे निकल जाएंगे, इजी गोइंग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनको सोल्व करें, जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे ये आप ही का बेनिफिट देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक का पॉइंट। अब चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा, दैट इज़ डबल एंड हाफ एंगल्स के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका अगला टॉपिक, दैट इज डबल एंड हाफ एंगल्स। अब ध्यान से सुनना, डबल और हाफ एंगल इसको क्यों बोलते हैं। देखो, ये आपका LHS साइड का एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और ये आपका RHS साइड का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब फॉर्मूला जो भी आपका लिखा, अब ये फॉर्मूले ही हैं, कुछ नया नहीं है। पर डबल और हाफ एंगल क्यों बोलते हैं, यहाँ जो भी एंगल आपका लिखा हुआ रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो यहाँ दिख रहा है आपको इस वैल्यू के साथ में, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा ना, उसके अंदर जो एंगल होंगे ना, उन एंगल को देखो, इससे हाफ एंगल होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इधर वाली साइड का डबल एंगल इसमें होता है और इधर वाली साइड का हाफ एंगल इसमें होता है।
अब साइड से मतलब मेरा कि ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है ऐसा। अब इसको कोई बोले सर मैं तो ये लो ऐसे लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये हो जाएगा फिर से साइन 2 थीटा हो जाएगा। बस मैं इतना कह रहा हूं कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था, तो यहां पर क्या लिखा है 2 थीटा, तो यहां पर जो इसका फाइनल वैल्यू बनती है फॉर्मूला में, उसमें यहां जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा जैसे साइन का 4 थीटा बोल दूं सर, अब क्या होगा, तो 4 थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है 2 रहेगा, ये 2 बाय डिफॉल्ट है, ये 2 ये वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 फॉर्मूले का है, तो मैं इसको लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा साइन और इस एंगल का हाफ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ कितना 2 थीटा इंटू और कोस 2 थीटा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैंने कहा जैसे साइन 6 थीटा कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू कोस 3 थीटा। कोई बोले नहीं मैं तो सर साइन थीटा लिखूंगा, अरे कोई बात नहीं है, 2 कर दे और इसका हाफ कर दे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। आया समझ में? ये इस तरीके से आप इनका हर एक का कन्वर्जन कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक सबसे पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये रहा, समझ में आया? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगी चीज़ें, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो मेथड है, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्रोसेस है। तो एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये रहा। तो ये क्या है आपका, सॉरी ये क्या है, दैट इज कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो जो एंगल यहाँ पे इसी का फिर से हाफ हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ कोस 4 थीटा का बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कोस स्क्वायर 2 थीटा, इसका हाफ करो, माइनस साइन स्क्वायर एंड 2 थीटा। डन और नॉट? तो इस तरीके से अपन इनको बोलते हैं हाफ एंगल्स और इसको बोलते हैं डबल एंगल्स। मतलब इधर से इधर कन्वर्ट करोगे तो ये डबल एंगल हो जाएगा और इधर से इधर कन्वर्ट करोगे तो ये हाफ एंगल हो जाएगा। बस यही चीज़ें हैं, बहुत आसान, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन और देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आगे का ईजी हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है? बिल्कुल सही है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा जहाँ पर भी होगा वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, और साइन स्क्वायर थीटा जहाँ भी होगा वहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ। अब इससे क्या होगा, देखो ध्यान से। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर इसको ये हटा दीजिए, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये तो फॉर्मूले के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखो क्या मैं कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब जैसे वहाँ लिखा है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू लिख दूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा जो पीछे था ये वाला वो एज इट इज़ लिखा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बनेगा कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और। डन हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे ही एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें। अब एक बार मैंने किसको रिप्लेस किया था बेटा, कोस को, और अब आप एक काम कीजिए साइन को रिप्लेस कीजिए। तो जब आप साइन को रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल करके देखें एक बार, फिर उसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको देख लें आप। बिल्कुल सही है, साइन को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जितने भी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ ना बेटा, ये सारे फॉर्मूले इतने ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट कि आप सोच भी नहीं सकते। बिना इन सभी फॉर्मूले के फिजिक्स में आगे काम ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे तो कोई काम नहीं होगा, पर हाँ जैसे अगर आपको बहुत सारी चीज़ें फिर छोड़नी पड़ जाएगी, बोले यार हमें तो आता ही नहीं है, तो छोड़ दो। तो बायो वाले बच्चों के लिए तो ये रट के बैठ जाओ, आप कैसे भी करो पर ये अच्छे से सेट कर लो। मैथ्स वाले बच्चे तो ये सभी याद कर लेंगे, मैथ्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो तो याद भी कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ये आता ही है, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे अब और एंगल में अगर अपन चेंज करें कि जैसे मैं अगर बात करूँ कोस ए की बात करता हूँ, या सिंपल मैं इसको कोस थीटा लिख दूँ, तो अब थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कोस 2 थीटा, इसका हाफ क्या हो जाएगा थीटा। अच्छा यहाँ थीटा लिखूँ तो देखो यहाँ किया था ना अपन ने, थीटा लिखा था तो क्या किया था थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बस जो भी एंगल यहाँ रखना है उसका हाफ यहाँ कर देना होता है। अब और भी किसी में, जैसे मान लो अगर इसी में लिखना है कि कोस थीटा को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 एंड सो ऑन। है कि नहीं आसान?
तो इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है। अब एक है ना इनका यूज़ आगे जाके फॉर्मूले में कैसे होता है, देखो ध्यान से, मतलब आगे जाके अपन सीखते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। देखो ध्यान से सुनना, मैं इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड और इस पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 - कोस थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो है इसे 1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। और अब मैं दोनों तरफ रूट ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 - कोस थीटा अपॉन 2 और ये पूरा रूट में। तो ये जो मैंने लिखा ना बेटा, ये भी आपका बहुत अच्छा फॉर्मूला बनेगा, ये याद रखें आप हमेशा। इनको अपन बोलते हैं, ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड द हाफ एंगल्स। ये बोलते थे अपन, इनको ऊपर जो बोल रहे थे वो क्या थे, ये फुल एंगल थे। फुल एंगल से हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। अब इस हाफ एंगल को अपन चाहे तो फुल एंगल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूले वो सभी आपको लिखने पड़ेंगे, मतलब ठीक है। अब जैसे इसका कन्वर्जन भी एक बार और करके देख लो आप चाहो तो, आप खुद सेल्फ करें एक बार फिर इसे देखें, तो आपका ये वाला वैल्यू जो आंसर बना होगा ना, वो बना होगा कोस थीटा अपॉन 2 जो होगा वो आपका 1 + कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे में रूट आया होगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी आपका हाफ एंगल। तो ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं। अब जैसे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूँ सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले उठाते हैं अपन sin 120 की वैल्यू बता क्या है। अब ये 120 की वैल्यू आप ऐसे भी बता सकते थे, sin 90 प्लस में थीटा चेंज करके, याद आ रहा है कुछ, साइन का क्या हो जाएगा आपका, कोफैक्टर में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। और 120 किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो इसके आंसर बन जाएगा √3/2। तो यानी कि साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। आसान है। उसके अलावा और कैसे कर सकते हैं अपन इसको, तो देखो क्या ये जो साइन 120 लिखा हुआ है, तो इस साइन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा 2 × 60 डिग्री ऐसे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये बन जाएगा देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 sin थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 थीटा है, ध्यान से सुनना, ये 2 के साथ में थीटा है, तो ये तो थीटा ही है ना। देखो यहाँ पे देखना, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, फिर यहाँ पे 30 कर देते हैं, वो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 के साथ में थीटा, और या फिर आप डायरेक्ट करो तो 120 को क्या कर सकते हो कि आपको सीधा लिख सकते हो 120 की जगह पे कि ये 60 डिग्री एंड कोस में 60 डिग्री, कुछ नहीं करना है। 120 है तो इसका मतलब इसका हाफ कर दो यहाँ पे, और 2 तो आएगा ही फॉर्मूले का। तो इसको ऐसा नहीं करके अपन इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह पे 2 तो ये रहेगा फॉर्मूले में जो है साइन, और ये वाला जो ये 2 टाइम ऑफ थीटा है तो इसका 1 टाइम ऑफ थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा तो 60 तो ये यही 60 आएगा। अब आप बाकी का क्या करना है, इसमें वैल्यू रखो, बस सॉल्व करो, वही आंसर आएगा जो आपका था। तो ये हो जाएगा आपका 2 × और ये हो जाएगा √3/2 इंटू 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3/2। ईजी है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, साइन 106 डिग्री। तो साइन 106 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन 2 × 53 डिग्री में। मैंने कहा ना मैं एंगल्स वही दूंगा जो आपने पढ़े हुए हैं या प्री डिफाइंड एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90, 37 एंड 53, इनमें ही क्वेश्चंस होंगे आपके सारे के सारे। अब इसका तो बड़ा आसान है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा साइन, ये 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 53 डिग्री एंड कोस 50, ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज आपको रखनी है, तो साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5 इंटू कोस 53 की वैल्यू 3/5 और 2 तो ये था ही। अब इसको सोल्व करके जो भी आपका आंसर आ जाए वो आप बता सकते हैं। ऐसे ही चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपके लिए, होमवर्क के लिए आप कर सकते हैं, दैट इज साइन 74 डिग्री का बताइए क्या होगा। आ गया, समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से आपका क्लियर, डन, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मैं उसको प्लीज़ यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका दैट इज़ tan 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा, वही हाफ में कन्वर्ट होकर डिवाइडेड बाई और 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला और ये भी याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था, मैं लिख नहीं पाया, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये निकालोगे या फिर इसका चलो लगे तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन 37 डिग्री
एंड प्लस में, और यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री इस तरीके से। मतलब प्लस में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो सीधा आप ऐसे लिखो ना कि 2 टाइम तो इसको लिख दीजिए 2 टाइम ऑफ 37 डिग्री। अब बस अब तो हो जाएगा आपका 2 टाइम ऑफ 37 डिग्री को कैसे करना है जो, फिर 2 साइन 37 डिग्री एंड कोस 37 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एंड एट लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। मैं आपसे कहूँ साइन 22.5 डिग्री का आंसर बताइए क्या होगा। 22.5 डिग्री, एक बार जल्दी से करिए स्क्रीन पॉज करके, फिर उसके बाद आप इसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है ना, डन हो गया होगा। तो चलिए अब इसको देखिए ध्यान से। क्या मैं अब देखो ऐसे तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.5 में भी जा रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ नहीं है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये 22.5 डिग्री जो बना है ना, क्या इसको अब देखो ये किस एंगल के आसपास का या क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ये एंगल बनेगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बनेगा। मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ ऐसा, तो ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, a/2। ये बना कि नहीं बना कि भाई a वाला अगर 45 को a मान लिया तो a में 2 का डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा आपका 22.5। कुछ याद आया? तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर फॉर्मूला साइन a/2 का है तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस कोस थीटा, मतलब a की जगह पे मतलब कोस a डिवाइडेड बाई 2, और ये रूट हो जाएगा। Isn't it easy? अब तो आसान काम हो जाएगा। अब हो जाएगा 1 माइनस कोस ए क्या है 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, डन। और ये हो जाएगा अब आपका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पर भी पूरा रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में? इस तरीके से आंसर। ठीक है, डन है, यहाँ तक कोई इश्यूज़ नहीं है। अब चले आगे की तरफ। तो ये रहा बेटा आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, और इस नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब आपके पास जो साइन है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, तो इनकी रेंज क्या होगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रेंज। जैसे अपन ऊपर नहीं बोला था कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू को अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाला था, 90 से छोटी, जस्ट छोटी वैल्यू तक। फिर 90 को छोड़ दिया, 90 से जस्ट बड़ी से लेकर 180 तक की वैल्यू को अपन ने किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में डाला था। अब इस तरीके से एक पर्टिकुलर रेंज हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी अपने को देखना है कि भी रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी रेंज क्या होगी। चलिए देखिए, सबसे पहला मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान से देखना, पहले एक काम करते हैं, पहले ये ट्राइंगल को समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका थीटा एंगल, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक चीज़ आपको अच्छे से पता है, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। वी नो कि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा, और बेस भी जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस से क्या होगा आपका, छोटा होगा। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो कभी भी हाइपोटेन्यूस से बड़ा हो जाए। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि परपेंडिकुलर एंड बेस इज ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेन्यूस, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ही आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या बेस जो हैं वो या फिर जो परपेंडिकुलर हैं वो ये छोटा तो है, पर क्या कभी हाइपोटेन्यूस के इक्वल भी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है देखना ध्यान से, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, पहले सीख लेना। मैं अगर आपसे कहूँ कि इफ़ बेस इज टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल जो है, ये 0 थीटा जो एंगल है, ये थीटा एंगल जो है ना, जैसे थोड़ा पास में जाओ, यहाँ से लो तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और पास में जाओ एंगल और इंक्रीज हो जाएगा। पास में जाते जाते बिल्कुल क्लोजनेस आ जाओगे, बहुत ज़्यादा क्लोज में। तो इस कंडीशन पे ये जो बेस है अभी यहाँ से यहाँ तक है, जब इस एंगल को और क्लोज लेके जाओगे ऐसे करके तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये बेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होते होते कहाँ तक चला जाएगा, 0 तक चला जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, वो तो वही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जब बेस 0 करोगे तो ये हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, इसकी क्लोज आता जाएगा, और आते ऑलमोस्ट हाइपोटेन्यूस जो है वो आपका परपेंडिकुलर के इक्वलेंट आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर बेस टेंड्स टू 0 है, यानी नियरर टू 0, तो आपका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो आपका परपेंडिकुलर के इक्वल पहुँच जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, मैं तो परपेंडिकुलर को 0 के इक्वल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नीचे आते ये बिल्कुल ये लाइन जो है वो सीधा ऐसे आ जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका बेस जो होगा वो नियरर टू हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
ये चीज़ समझ में आई। पर ध्यान रखना मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि नियर टू परपेंडिकुलर, नियर टू हाइपोटेनियस, ऐसे मतलब ये नियर लिखा है मैंने ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि थोड़ा सा तो बड़ा रहता ही है, लेकिन ठीक है वो अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि ये इतना हो जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लो ऐसा हो जाए तो डन और नॉट। तो अब बात करते हैं रेंज की, थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। अब रेंज पे आते हैं। तो मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपको याद आ रहा है कुछ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर आपका स्मॉलर होता है और हाइपोटेनियस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लार्जर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका स्मॉलर देन हाइपोटेनियस। और अगर ये सिचुएशन लूँ ऐसी वाली कि ये चीज़ हो जाए, तो क्या आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल भी हो सकता है? हम ऐसा मान सकते हैं। डन और नॉट? तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है अच्छे से कि यहाँ पर अपन करेंगे अगर, तो P अपॉन H आपको पता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। अगर मान लो ये दोनों इक्वल कर दिया जाए कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, कट के क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यानी कि P अपॉन H की वैल्यू जो है ये आपकी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ये याद रहेगा। तो इसका मतलब अब आपकी जो रेंज होगी ना साइन थीटा की, जो अब आपकी रेंज होगी वो होगी -1 से लेकर ये जो साइन थीटा है वो +1 तक होगी, और -1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और +1 से भी आपका छोटा और इक्वल होगा, मतलब +1 से छोटा या इक्वल हो जाएगा। ये आपकी रेंज बनेगी ऐसे। अब बच्चे बोलते सर -1 कहाँ से आया? अरे भाई -1 का मतलब हो गया सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, याद आ रहा है कुछ? सेकंड क्या, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वगैरह की अपन बात करते हैं, तो उसमें साइन क्या आता है, नेगेटिव में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब नेगेटिव में कहाँ तक जा सकता है? -1 तक जा सकता है, सॉरी -1 तक जा सकता है। तो ये साइन की रेंज रहेगी। मतलब अब ध्यान से सुनना, भाड़ में जाए कुछ भी हो, साइन के साथ में ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखो, एनीथिंग, कुछ भी जो आपका मन करे कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट साइन के यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट लिखो, इसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक रहेगी। ये तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -1 से +1 तक। आया समझ में रेंज कैसे निकालते हैं? अब उसी तरीके से सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो कोस थीटा की अगर बात कर ले तो कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू हाइपोटेनियस हो सकता है, ठीक है, और ये भी छोटा और ये बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी भी एक रेंज होगी। तो कोस थीटा की जो रेंज है ना वो भी आपकी क्या हो जाएगी, -1 से ग्रेटर और 1 से इक्वल हो जाएगी ऐसे। ये आपकी कोस थीटा की रेंज, ठीक है। टेन थीटा की तो आपको देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको सभी को पता होगा कि इसमें नॉट डिफाइन एक वैल्यू आती है। कुछ याद आ रहा है? टेन थीटा की जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे, नॉट डिफाइन बनाते थे ना, नॉट डिफाइन का मतलब इन्फिनाइट तरीके से हो जाएगा। तो हम बोलते थे कि टेन थीटा की जो रेंज होगी वो लेस देन इन्फिनाइट और ग्रेटर देन माइनस के इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई इक्वल का साइन जरूरत नहीं है, ये इन्फिनाइट की इक्वल कुछ नहीं होगा, मतलब इन्फिनाइट से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये इन सभी की रेंज है जो आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? क्या ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्या क्वेश्चन? देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम रेंज बतानी है, इस पूरे फंक्शन का कितना होगा। तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार साइन है कोस है, इनकी रेंज कितनी होती है, -1 से +1 होगी, इसका मतलब इसकी जो टोटल रेंज होगी वो भी यही बनेगी, इससे ज़्यादा तो क्या ही बनेगी और इससे कम तो क्या ही होगी। पर बच्चा आप भूल गए हैं कि ये फंक्शन है, इसमें ये दो टर्म इंक्लूडेड हैं, ये इंडिविजुअल साइन नहीं है। इंडिविजुअल साइन होता या इंडिविजुअल आपका कोस होता तो उसकी रेंज वही थी जो अपन ने पढ़ी थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो फिर इनको कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, सुनो और समझो। पहले आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर की तरफ देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको ये कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे दो आपका जो है ना क्वांटिटीज़ हैं, साइन और कोस, और दोनों अलग अलग है। तो अब ऐसे नहीं कर सकते, तो तरीका क्या है इसको करने का? क्या ये फॉर्मूला आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या कि यार अगर मैं इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया क्या? और 2 साइन थीटा कोस थीटा अभी जस्ट ऊपर पड़ा था डबल और हाफ एंगल में, साइन 2 थीटा बोल सकता हूँ, है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इसमें चेंज कर दूँ ऐसे 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, और ये तो है ये साइन थीटा एंड कोस थीटा, मतलब वो एक्स को मैं थीटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए आप।
तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। तो क्या मैं y इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बोल सकता हूँ? इजी है, पक्का? अब बताओ मुझे, अब क्या करेंगे? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन के ब्रैकेट में कुछ भी हो, लखन सर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक रहेगी। यहां पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां थीटा हो, 2 थीटा हो, 10 थीटा हो, या फिर लखन सर हो, कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अब ये जो बना है ना, ये साइन 2 थीटा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, -1 से लेकर +1 इसकी रेंज हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 तो चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपर सोल्व करूँगा तो ये -1/2 से लेकर 2 प्लस का 1/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि इसकी जो रेंज बनेगी बेटा, वो रेंज क्या होगी, -1/2 से लेकर प्लस में 1/2 तक। समझ में आ गया होगा आपको, इजी था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे जैसे आएंगे फिजिक्स में वहां अपन यूज करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अपन ने देखा था रेंज। अब उस रेंज का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, क्योंकि ये बुक्स में बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चंस आपको मिलता है इस तरीके से, और ये फंक्शन जब आपको मिलता है तो बच्चे इनको कर नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको एज इट इज़ आप लर्न करें। हाँ, इसका जैसे रिजल्ट जो एक और बनेगा, अभी मैं लिखूंगा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो वो करीबन आधा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो जैसा मैं रिजल्ट लिखता हूँ उसको एज इट इज़ याद करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा फेमस फंक्शन है जिसमें क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जिसमें a जो है दैट इज़ दी साइन वाला नंबर, जिसे आप बोल सकते हैं साइन वाला नंबर, और जो ये b है वो आपका क्या है, कोस वाला नंबर, ठीक है। अब इस फेमस फंक्शन को अपन एक तरीके से और लिखते हैं, क्या है देखो। तो इस फंक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है लिखा मैंने, दैट इज़ ये रहा आपका फंक्शन जिसको मैंने लिखा है, इसका रिजल्ट जो आपको याद रखना होता है, दैट इज़ a² प्लस b², और इस पे रहेगा रूट और साइन थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा तो हमें समझ में आ गया कि थीटा तो वो वैल्यू है जो इसके साथ में होगी, लेकिन अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा होता है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा, दैट इज़ इसको आपको निकालना है तो 10 अल्फा बनेगा, और 10 अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ b/a। अब आपको पता है b क्या है और a क्या है। b क्या है, दैट इज़ कोस वाला नंबर, a क्या है, साइन वाला नंबर। इन दोनों नंबर को इस तरीके से लिखना है, तो ये आपका बन जाएगा 10 अल्फा। जब आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स b/a, ऐसे। तो ये आपका एक रिजल्ट रहेगा। अभी देखते हैं, समझाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। हालांकि तो देखो, एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको इस फंक्शन के लिए, दैट इज़ 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, वॉटेवर जो आप चाहें, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। तो मैं इस फंक्शन को इस टर्म में कैसे लिखूंगा, सिंपल, मैंने क्या बोला, सीधा रिजल्ट यूज़ करना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आया कहाँ से, वो सीखने वाला टाइम अपना नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ 3² प्लस 4², और ये रूट में रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा एंड प्लस में अल्फा, तो ये हो जाएगा 9 + 16। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 + 16 क्या हो जाएगा आपका 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5 साइन थीटा प्लस में अल्फा। अब यहाँ पर ये जो अल्फा है वो क्या है, दैट इज़ 10, और ये हो जाएगा आपका b/a, b/a। तो b क्या है आपका 4/3। अब सोचो 10 की वैल्यू 4/3 किसकी होती है, याद करो 53 डिग्री पे होती है। तो यानी कि जो अल्फा आएगा वो क्या बन जाएगा आपका 53। तो ये आंसर हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस में 53 डिग्री। अब मान लो इन केस थीटा अगर 30 डिग्री हो तो 30 + 53 दैट इज़ 83 डिग्री, और फिर साइन 83 डिग्री की वैल्यू निकाल के और 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस फंक्शन के लिए कि इनको कैसे लिखा जाता है। हालांकि हमारे काम का जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है बेटा, मान लो इनकेस अगर आप ये नहीं भी याद रह पाए आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें इस फंक्शन का, अगर कोई भी फंक्शन इस टर्म में लिखा हुआ रहे तो उसकी रेंज कैसे निकाली जाती है उसको देखेंगे हम लोग। तो रेंज के लिए क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्ट रिजल्ट में लिख रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेंज हो जाएगी यहाँ पे दैट इज़ a² प्लस में b², ये रूट में ऐसा, और ये आपका रहेगा दैट इज़ लेस देन इक्वल टू
और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, यहाँ ए लिखना भूल गया मैं ना, तो दिस वन, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये ऐसे ये माइनस हो जाएगा आपका और ये वाला प्लस में रहेगा। बस मुझे आपको यही चीज़ सिखानी थी कि ये जो आपका लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये जो रेंज मैंने जो लिखी हुई है, यही रेंज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो रिज़ल्ट आपको याद रह जाए तो अच्छा है, पर ये रिज़ल्ट में जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना बेटा, यही आपका रेंज में पार्टिसिपेट करता है आगे जाके। और हमारे काम का जो मेन रिज़ल्ट है वो ये है जो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी मिनिमम वैल्यू रहेगी और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ये आपकी रेंज है। समझ में आया नहीं आया? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के अपन लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि मान लो इफ़ y इज इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ माइनस का 5 साइन थीटा एंड प्लस में 12 कोस थीटा, तो मैं आपसे बोलता हूँ देन फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। y मिनिमम का मतलब मिनिमम रेंज आपको बतानी है, y मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम रेंज बतानी है। तो कोई फालतू का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। y मिनिमम आपको लिखना है, तो इसका मतलब ये फंक्शन देखो ध्यान से कैसा बना हुआ है, ऊपर देखो तो यहाँ पर ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको देख के देख सकते हैं a क्या है -5, b क्या है 12, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये रहा आपका दैट इज़ a और ये रहा आपका b। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, मिनिमम रेंज निकालनी, तो मिनिमम क्या रहा, ये रहा, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ दैट इज़ माइनस और रूट में -5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर ऐसे। अब इसको तो सॉल्व करना है, तो सीधा -5 है तो ये प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 रूट में, तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13। और y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू सेम यही वैल्यू रहेगी क्वांटिटी, तो ये रही क्वांटिटी और ये हो जाएगा आपका प्लस का 13। तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी बेटा इस फंक्शन की जो आपने अभी ऊपर लिखा था वो रेंज हो जाएगी -13 से लेकर -13 टू +13, यह आपका आंसर है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से ये रेंज वगैरह निकालते हैं, और काफ़ी फेमस फंक्शन है। तो इस टाइप में ध्यान रखना है कि आपका ऐसा कभी फंक्शन आ जाए तो सोल्व कैसे किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो अपने को रेंज में से यूज़ करना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एंड अब अपन चलते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन बोल सकते हैं दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नया टॉपिक दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखना ध्यान से और समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या चीज़ है, मतलब अगर आपका कोई एंगल जो कि बहुत छोटा है, मैं अगर आपको यहाँ बोलूँ कि इफ़ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा हो, और हालांकि ये बहुत ज़्यादा छोटा कितना 5 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो थीटा जो एंगल होता है वो आपका जो डिग्री होता है ना, तो जनरली यहाँ पर अपन डिग्री के लिए समझ सकते हैं कि थीटा जो है वो 5 डिग्री से कम होना चाहिए, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे 30 डिग्री, और जैसे मैंने लिया 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये एंगल आपका होना चाहिए, ये एंगल नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी बड़ा एंगल है। तो इतने छोटे एंगल्स के लिए आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर थीटा आपका बहुत ज़्यादा छोटा है तो इन दैट केस आपका जो साइन थीटा होगा उसको डायरेक्ट आप थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका टेन थीटा रहेगा तो उसको भी आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोस थीटा रहेगा तो उसको बिना सोचे आप सीधा 1 लिख सकते हैं। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत यूज होगा बहुत। और एक चीज़ और, ये जो एंगल है यानी कि जो थीटा है, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट क्लियर और नॉट। तो अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये तो हमें क्लियर हो गया कि चलो ठीक है साइन थीटा को थीटा लिखना है जब आपका थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। और फिजिक्स में आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग में ही यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को छोड़ दीजिए, उसके बाद आने वाले जो चैप्टर होंगे तो भिड़ते ही आप लोगों को इनका यूज़ करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा ऐसा। तो अब देखो ये कैसे किया जाता है और रेडियन में कैसे लेना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन, मैंने कहा ना बिना क्वेश्चन के काम नहीं चलेगा, मैंने कहा एक काम कीजिए, फाइंड कीजिए साइन 2 डिग्री।
2 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, क्या करते हैं इसको, यहाँ पे वो बोलते हैं यार साइन 2 डिग्री है, तो सर ने बोला है कि भाई साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो इसको आप सीधा डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, तो 2 डिग्री लिख देते और ये अपना आंसर हो जाएगा, ये सही हो गया, काम खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक्स हैं, तो ये कभी भी नहीं करना है हमें। तो फिर क्या होगा, बोले साइन 2 डिग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 2 डिग्री, और एक्चुअली मैं इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख देता हूं, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो आपको सबसे पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, तो कुछ नहीं करना है, 2 को सीधा क्या करना है आपको, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया रेडियन कन्वर्जन। और रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो, आसान है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से ये कट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 90। आया समझ में? तो अब देखो ध्यान से, ये जो पाई बाई 90 है ना, जो कि 2 डिग्री बहुत छोटा, देखना तो इसी से ही एंगल, इसी से ही पता चलेगा कि एंगल छोटा है कि बड़ा है जो, तो अगर ये आपने देखा ऐसा कि भाई ये 2 डिग्री है, तो यहां पर आपका सीधा आंसर हो जाएगा दैट इज पाई बाई 90। आ गया समझ में? तो देखा अपन ने इससे, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, और ये तरीका है, और यही प्रोसेस है जिससे अपन लोग इस चीज को लिखते हैं। हालांकि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में वो भी मैं आपको बता दूंगा, यानी कि टॉपिक आगे जब आएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं एक बार, छोटा सा, tan 3 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करो, छोटा एंगल है तो tan 3 इंटू पाई बाई 180, एंड पाई बाई 180 यानी कि इसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 60, तो ये आपका बनेगा tan पाई बाई 60, सॉरी ये पाई बाई 60 हो जाएगा। सो द रिजल्ट विल बी पाई बाई 60। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आया नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन, चलिए फाइंड कीजिए कोस 4 डिग्री। ठीक है, अरे तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, कोस अगर थीटा बहुत छोटा है तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1, इसमें कुछ नहीं करना है। सो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना, देखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, साइन पाई डिग्री, पहले इसको करिए पोज करके, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। हुआ? चलिए, अब नहीं हुआ तो इधर देखिए सामने, यहां पर क्या प्रॉब्लम है, ये कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, पर ये डिग्री में दे रखा है, तो ये डिग्री में दे रखा है। यहां पर 2 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है आपका, ये डिग्री में दे रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन, और पाई की वैल्यू 3.14 होता है और ऊपर डिग्री रहेगा। ये ध्यान रखना, अगर पाई रेडियन में है, पाई रेडियन में, तो इसको डायरेक्ट 180 डिग्री लिखते हैं ऐसे, ये रेडियन में है तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ये याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से समझना है इस चीज को, कि मैं अगर कभी भी लिख दूं ऐसा कि साइन पाई, पर ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाया ऐसा है ना, डिग्री विग्री का कुछ भी नहीं लगाया ऐसा, केवल साइन पाई लिखा हुआ है, तो साइन पाई है, इसका मतलब ये जो पाई है ना वो रेडियन में है। किस में है बेटा, रेडियन में। अभी देख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन पाई डिग्री में है, यहां डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस पाई की वैल्यू 22/7 बोलो या 3.14 बोलो, तो अपन 3.14 लेंगे। अब इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहां पे हो जाएगा साइन 3.14 इंटू, और ये सीधा हो जाएगा पाई बाई 180। और अब इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करें तो ठीक है, नहीं करें तो सीधा आप लिख सकते हैं दिस वन डिवाइडेड बाई 180, यही आपका आंसर रहेगा, बिकॉज दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि 3.14 होता है ना इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू, तो ये आपका रहेगा इसमें। क्लियर और नॉट? अगर पाई तो ये कहीं नहीं याद है तो ध्यान रखना भाई, पाई को लिखते हैं क्या है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो 22/7, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी 3.14 ही होती है। तो अगर डिग्री में है तो इसका मतलब पाई की वैल्यू ये रहेगी। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता, मान लो साइन पाई, केवल इतना ही पूछता, तो ये पाई जो है वो आपका रेडियन में है, और रेडियन में है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, तो ये वैल्यू हो जाती है साइन 180 डिग्री, और ये बहुत बड़ा वैल्यू है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तो बस यही इसका चीज़ रहेगा। डन? क्लियर हुआ? तो इसी के साथ में ये मान के चलिए कि ये आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हैप्पी आवर्स खत्म हो गया। लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा था, पर आप यहाँ तक बने हुए रहे, इसका मतलब आपने बहुत चीज़ों को सीखा है। क्लियर? तो इसके बाद वाले लेक्चर पे अपन बात करेंगे, दैट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन द लॉगरिथमिक फंक्शन।
तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक का जितना भी कंटेंट है उन सभी का आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इन दैट केस अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको समझाने के लिए कोई और तरीका अपना लूँगा। डन। तो इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को ओवर करते हैं। सो गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, बी सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी।